So hello guys, this is Aditya. I have given several prelims and apart from one prelims, I have cleared all those prelims. So idea ये है आज का that हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं PT 365 से मोस्टली विजन की एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग जो आपको मैंडेटरीली करनी चाहिए क्योंकि बाकी सारे लोग करते हैं. इट इज़ नॉट सफिशिएंट बट इट इज़ नेसेसरी टू डू. अब जब 365 करते हैं तो एक इशू ये आता है कि बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट्स हमें कई जगह दिखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो 365 को जो डेवलप करने का तरीका है विजन का, वो कुछ थीम वाइज जाते हैं वो लोग, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी. सो मेरा मानना ये है कि हमें वो थीम्स वाइज एक बार पढ़ने के बाद, एक या दो बार अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें चीज़ों को कुछ अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए. हमें देखनी चाहिए वैसी कैटेगरीज, वैसी थीम्स जिन थीम बेस पे यूपीएससी क्वेश्चन करता है. तो एक थीम हमेशा से यूपीएससी की फेवरेट रही है और रही है रिपोर्ट्स. सिमिलरली एक थीम रही है एनवायरनमेंट के लिए कन्वेंशंस. आपने सुने होंगे वेरियस कन्वेंशंस आर देयर. सिमिलरली एक जो थीम रहती है उनकी वो रहती है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक थीम रहती है इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स. So हम क्या करने वाले हैं, what we are going to do that I am going to prepare a playlist for various uh, themes of Vision 365. और उन themes basis पे मैंने ये चार्ट्स, ये लिस्ट तैयार करी हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स की. सो these are the environment related reports. ठीक है. अब ये जो रिपोर्ट की लिस्ट है, इसमें जब भी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा रिपोर्ट ही इम्पोर्टेंट हो, ये ज़रूरी नहीं. ठीक है. ये रिपोर्ट है, उसको रिलीज किसने किया, अक्सर लोग ये याद कर लेते हैं एंड वहाँ पे रुक जाते हैं. ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है, उससे रिलेटेड अलग जो फैक्ट्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स हो सकती हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया, वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. तीसरी चीज हो सकती है कोई कंसेप्ट. ठीक है. सो इफ आई राइट हियर रिपोर्ट, है ना, रिलीज्ड बाय, कोई की फाइंडिंग किस किस प्रकार की रिपोर्ट में, जैसे स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट इन इंडिया, उसमें उसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है ना. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. फिर कौन सी एजेंसी उसको रिलीज कर रही है, जो रिलीज हुआ में हमने देखा. देन कंसेप्ट. अब जैसे स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इसको रिलीज किया. इम्पोर्टेंट है बट इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट द वेरियस राइनोस और उनके IUCN स्टेटस. ठीक है. सो इन दिस वे मैंने ये चार्ट को प्रिपेयर किया है. इफ यू लाइक दिस वीडियो, I will make more videos based on themes. And let me tell you, अगर आपकी ये themes strong हैं, then you will definitely have a upper hand in UPSC prelims, है ना. और current affairs को पढ़ने का एक तरीका ही आपका बदल जाएगा. ठीक है. तो लेट्स सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स. ठीक है. अब फर्स्ट रिपोर्ट इज द स्टेट ऑफ. अच्छा, इसकी PDF मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इफ यू don't want to see the video, you can directly download the PDF and go through it. But I recommend एक बार आप वीडियो सुन लेंगे, so it is easy for you to remember. So first report is state of rhino report. ये कौन निकालता है, IRF and International Rhino Foundation. अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया में कौन सा राइनो मिलता है वन ऑन राइनो. ठीक है. जिसका एक ही ऑन होता है, और ये हमें कहाँ मिलता है, मेनली असम में, वो भी काजीरंगा में. ठीक है. तो यहाँ देखिए और भी लेकिन इम्पोर्टेंट राइनोस है. जैसे व्हाइट राइनो है जिसका IUCN स्टेटेड नियर थ्रेटन्ड है. वन ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो जो इंडिया में मिलता है वल्नरेबल. ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. चावन राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड और सुमात्रा राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो हमें याद रखना ये तीन जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो इंडिया में मिलता है दैट इज वल्नरेबल. अच्छा, अब ये देखिए जो इंडिया में मिलता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो,
इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट वो देख दे सकता है कि पॉपुलेशन गिर रही है नहीं लेकिन बढ़ रही। ब्लैक राइनो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और पोचिंग का प्रेशर है उस पर, इसके बाद इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जबकि वाइट राइनो और सुमात्रन राइनो की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। देन आइए वाटर आइस सोसाइटी इकोसिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वाइस रिपोर्ट। तो एक वाइस रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। ये जो रिपोर्ट है ये हिंदू कुश के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिपोर्ट किसने निकाली, ये मुश्किल ही है, यूपीएससी पूछेगा। वो पूछ सकता है हिंदू कुश के बारे में। तो हिंदू कुश कहाँ कहाँ लाई करता है, कौन कौन सी कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट याद रखें कि म्यांमार में भी लाई करता है, ठीक है। सोचेंगे कि हिंदू कुश की जब भी मन में आता है हमारे, तो वी थिंक अबाउट द नॉर्थ वेस्ट टू इंडिया, है ना। फिर इट होस्ट द हाईएस्ट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, काजीरंगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो हिमालय के सारा जो वो है वो भी हिंदू कुश में ही आ जाएगा। फिर इसको थर्ड पूल भी बोलते हैं या वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं, कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आइस रिजर्व्स हैं आउटसाइड द पोलर रीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट निकालती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये याद रखना है जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। एक वो स्टैब्लिश कब हुई है, जैसे 1983। फिर वो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है, दोनों में अंतर है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट मतलब कई देशों की सरकारों ने मिलकर उसको बनाया है। तो जैसे ये इंटरनेट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें इंडिया और चाइना जैसे कंट्री हैं, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट रिपोर्ट which is mentioned in your PT 365, it is the state of cryosphere। अब देखिए एक बार क्वेश्चन आ गया था, मीन्स में आया था, रिलेटेड टू क्रायोस्फीयर क्या होता है ना। क्रायोस्फीयर में को क्या क्या थ्रेट्स हैं इन द डिस्कोर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी तरीके से मैनी अ टाइम्स कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं। तो कंसेप्ट कहाँ से आए, बिकॉज दिस रिपोर्ट्स वर इन न्यूज, तो हमने रिपोर्ट नहीं पूछी, उसके अंदर कोई कंसेप्ट पूछ लिया। तो स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्रीज टू हाई की रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ने, सॉरी इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब ये देखो ये क्या, इट इज अ नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर वर्किंग। तो इट इज नॉट अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना करिएगा। ये एनजीओ है जो सरकारों के साथ काम करता है क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करने के लिए। क्रायोस्फीयर क्या है, क्रायो मतलब होता है ठंडा, है ना, जो कम टेम्परेचर में, जैसे हमने क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना हुआ है ना। तो क्रायोस्फीयर वो है जो फ्रोजन पार्ट है, चाहे बर्फ है, वो वाला पार्ट अर्थ का क्रायोस्फीयर है, ठीक है। तो हाउ हेल्प टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। अब इम्पोर्टेंट क्या है क्रायोस्फीयर की, तो ये हेल्प करता है टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, क्योंकि इसका एल्बिडो हाई होता है। तो अब एल्बिडो क्या होता है ये याद ये आपको पता होना चाहिए। वो एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स। तो जब सन की लाइट एक सरफेस पे पड़ती है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्शन के कारण वो लाइट जो है वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, ठीक है। और उससे हमारा क्लाइमेट जो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप नहीं कर पाती, और इसलिए वो एक अच्छा माना जाता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो क्रायोस्फीयर अगर पिघलेंगे तो जो एल्बिडो है वो कम हो जाएगा, जिससे क्लाइमेट चेंज या जो है ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ेगी। देन वो कार्बन को स्टोर करते हैं। परमाफ्रॉस्ट हैज ट्रैप्ड टन्स ऑफ कार्बन इनसाइड इट्स सॉइल। वाटर अवेलेबिलिटी कंटेन 80% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर हमें देखना है कि इंडिया का इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ट्रांसफेयर क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोनॉमी इकोसिस्टम, और उसने एक स्टैब्लिश किया सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वादिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, but what is important here to have these facts about cryosphere in hand, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस की निकाली है इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। फिर एक रिपोर्ट आई है आपकी एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट, ये निकाली है इंटरनेशनल मीथेन मिशन ऑब्जर्वेटरी,
तो ये जो है ना, ये रिपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो ऑब्जर्वेटरी है। और ये ऑब्जर्वेटरी के बारे में दो फैक्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो ये यूएनईपी के अंदर काम करती है, और दूसरा इसको लॉन्च किया गया था एट G20 लीडर्स समिट 2021। फिर अगली रिपोर्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे इसको निकाला यूएनएफसीसी ने, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो रियो समिट 1991 में हुआ था। लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ग्लोबल स्टॉकटेक होता क्या है, ये कंसेप्ट। तो जो पेरिस क्लाइमेट चेंज, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो ये उसमें एक क्लॉज था कि हर 5 साल में हम एक रिव्यू करेंगे कि क्या जो भी देशों ने जो प्रॉमिस किए हैं, क्या वो उन प्रॉमिसेस को फॉलो कर रहे हैं, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो उसको कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, रिव्यू करना जो भी कंट्रीज है उनकी प्रोग्रेस को रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि होता क्या है और ये कहाँ पे इसका जो है जेनेसिस हुआ था, जन्म हुआ था। सिमिलरली अगली हमारी रिपोर्ट है पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट। ये भी यूएनएफसीसी ने ही निकाली है, ठीक है। ये बेसिकली आपके एनडीसीज को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एनडीसीज क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एनडीसीज भी कहाँ आए थे, पेरिस एग्रीमेंट में आए थे। एनडीसी क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स, ठीक है। और इंडिया के कौन कौन से हैं, तो इंडिया के एनडीसी इंडिया ने सबसे पहले 2015 में पब्लिश किए थे, फिर 2022 में, जिसमें से 2 एनडीसीज को इंडिया ने अपने अचीव कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 2, एक ये है कि रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी vis-a-vis its GDP by 33% between 2005 and 2019, और दूसरा अचीव द 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी 9 साल पहले इसको अचीव कर लिया। ये हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 40% क्रिएशन नॉन फ्यूसिल फॉसिल सोर्सेज से होता है, ठीक है। अब देखिए अगली रिपोर्ट है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। अब ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जो है वो कूल कोएलिशन ने निकाली है। तो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है कूल कोएलिशन, जो अगेन यूएनईपी के अंदर काम करता है, और इसको लॉन्च किया था फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज बिटवीन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो ये 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट है ना। हमने ऊपर भी देखा था एक रिलेटेड चीज IMEO के बारे में, वो भी यूएनईपी के अंदर था, और उसको G20 लीडर समिट 2021 में लॉन्च किया गया था। सिमिलरली अगली रिपोर्ट है ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर रिपोर्ट। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक रिपोर्ट निकाली है द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। अगेन इम्पोर्टेंट क्या है, ये ई-टेक है क्या, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ई-टेक को 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस्टेब्लिश किया था, है ना, टू ड्रॉ एन एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे फॉर ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो PSUs हैं उनका के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए। फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट, ये नीति आयोग ने निकाली है, इंडिया रिलेटेड रिपोर्ट है। अगली है द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इसको निकाला है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्या है, एन एनालिसिस एंड एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपर्टाइज इन फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये CPI शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग पे एक्सपर्टाइज रखता है। अब कुछ कलेक्टिव रिपोर्ट्स हैं जो यूएनईपी की हैं, ठीक है। तो यूएनईपी देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो याद रखिए जो भी ये गैप वाली रिपोर्ट है ना, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, एक और होती है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। ये सब क्या है, गैप, हमारा गैप बता रहे हैं जो हमें मतलब टारगेट्स हमारे जो हैं होने चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, और जो हम कर पा रहे हैं उसके बीच में जो गैप है,
है ना। एडाप्टेशन में कितना गैप है, इमिशन में कितना गैप है, वो सब बताता है। ऐसे एक प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी है। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। बाकी ये कुछ रिपोर्ट्स और लिखी हैं तो आप लोग इससे गो थ्रू कर लें एक बार, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट bunch of reports released by World Meteorological Organization, जिसमें एक है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ग्रीन गैस बुलेटिन और ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच। बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, देन गोइंग डाउन वी हैव डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। ये हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री ने निकाला है और उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे अगेन ये रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी तो एक फाइंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इंडिया इज फर्स्ट लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कंबाइंड। ठीक है, चाइना और यूएस जितना मिलके ग्राउंड वाटर को यूज नहीं करते उससे ज्यादा इंडिया अकेला करता है। इम्पोर्टेंट दूसरी चीजें यहाँ पे की ऑर्गेनाइजेशन, एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें PT 365 में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक लिस्ट हो, ठीक है। तो वहां भी हम ये ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इन रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेते हैं सो दैट हमारी मल्टीपल रिवीजन हो जाए। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 1970 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इट इज द नेशनल अपेक्स एजेंसी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स फॉर मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो दिस इज अगेन देन इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। ये हमारी निकाली है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, तो याद रखेंगे, मुझे लगता है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें बात करी गई है टिपिंग पॉइंट्स की कि दुनिया जो है टिपिंग पॉइंट्स की ओर जल्दी से मूव कर रही है। तो यहाँ पे कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है। वो मूवमेंट जब हमारा सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है लूज कर देगा एबिलिटी टू बफर रिस्क, या रिस्क को मैनेज हम नहीं कर पाएंगे और एक के बाद एक कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट उसका होने लगेगा। ठीक है, तो हम उस पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू पॉल्यूशन। क्या क्या टिपिंग पॉइंट्स हैं, तो 6 इंटरकनेक्टेड टिपिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे एक्सलरेटिंग एक्सटिंक्शंस दैट ट्रिगर चेन रिएक्शन टू इकोसिस्टम कोलैप्स। तो हम देख रहे हैं स्पीसीज एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, स्पेस डेब्रिस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें लगेगा कि स्पेस डेब्रिस का रिलेशन कैसे होगा टिपिंग पॉइंट से, लेकिन याद रखें वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट दैट, और वो भी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। तो जब स्पेस में के डेब्रिस आपस में कोलाइड करेंगे और हमारी मल्टीपल सैटेलाइट्स को डैमेज करेंगे तो उस वो एक मैन मेड डिजास्टर का इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे होने वाला है। सारा कम्युनिकेशन, सारा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। देन अनबियरेबल हीट, ठीक है, अनइंश्योरेबल फ्यूचर व्हेन राइजिंग रिस्क मेक होम्स अनअफोर्डेबल। तो ये कुछ इंटरकनेक्टेड डिजास्टर्स हैं। देन दी 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो ओवरशूट यानी कि हमने इतना प्लास्टिक यूज कर लिया है कि जो अर्थ की कैपेसिटी है, इट्स बफर कैपेसिटी टू टू मैनेज दैट प्लास्टिक, वो जो है वो एक्सीड हो गई। इसको निकाला है अर्थ एक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बार जो है 28 जुलाई में को अर्थ ने अपना फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा। इसमें इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये है कि इंडिया इज अमंग द 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। मिसमैनेज मतलब कि उसका जो मैनेजमेंट है यानी डिस्पोजिशन वो ढंग से नहीं हो रहा, और इंडिया को कैटेगराइज किया है वेस्ट स्पॉन्ज। तो
तो वेस्ट स्पॉन्ज का मतलब होता है रिफरिंग टू लो कंजम्पशन येट हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हमारे कंजम्पशन तो लो है, स्टिल हमारे पॉल्यूशन प्लास्टिक का ज़्यादा है। तो दे कैन मेंशन दिस कंसेप्ट इन प्रीलिम्स कि वेस्ट स्पॉन्ज क्या होते हैं, हाई कंजम्पशन एंड इवन देन लेस पोल्यूशन। ये भी इससे लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। ठीक है, देन कमिंग टू ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, ये निकाला है UNCCD, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। इसमें अब हमें कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि UNCCD क्या है। ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो एड्रेस करता है डेजर्टिफिकेशन को। यह आया था 1994 में। इसके अंदर 197 पार्टीज हैं, इंडिया भी है इसमें। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है इंडिया में इस कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आई है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, है ना, उसकी की एक गाइड टू मिटिगेशन एडाप्टेशन पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर, इसको निकाला FAO ने। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म होते हैं इसमें 75% जो है वो नेचुरल सोर्सेज से होते हैं। याद रखिए, इसको उल्टा करेगा यूपीएससी वाला एंड इट विल आस्क, बोलेगा कि 75% आर ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ इट प्लेस, यूपीएससी खेलता कैसे है। ठीक है, देन अब देखिए कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म होते क्या हैं और इनका इम्प्लीकेशन क्या है। तो धुएं के बवंडर या धुएं के तूफान आते हैं, उससे क्या होगा, मान लो ग्लेशियर पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ग्लेशियर में जो है वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर फील्ड में अगर जाते हैं तो ये सैंड ब्लास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग क्या है, डैमेज प्लांट्स बाय इम्पैक्ट बुरियल एंड एक्सपोजर ऑफ प्लांट रूट्स। तो जो प्लांट रूट्स में सैंड जैसे जैसे जमा होगी तो उसको वो डैमेज होगा। ठीक है, देन हम सैंड डस्ट स्टॉर्म के बारे में दो इनिशिएटिव जो हमें पीटी में मेंशन किए गए, एक तो UNCCD के COP14 में लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन कॉम्बैटिंग SDS, और दूसरा SDS प्रोजेक्ट बाय WMO। अभी हमने ऊपर WMO ऑलरेडी देखा, उसका एक इनिशिएटिव। देन अगली रिपोर्ट है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये निकाला है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है, इट इज मोर लाइक अ इनिशिएटिव देन अ रिपोर्ट। ये GEF ने 2012 में इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था टू सपोर्ट ILPC। ठीक है, तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कि ILPC का क्या रोल है कंजर्वेशन में, कैसे उनकी कैपेसिटी डेवलप की जाए। और IPLC क्या होते हैं, दे आर इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। जैसे हमारे बात होती है ना सेक्रेड ग्रुप्स, ट्राइब्स, दे आर इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, तो उनके रोल को हाईलाइट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये रिपोर्ट और ये इनिशिएटिव चालू किया गया GEF द्वारा और कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा। देन अगली रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, ये NTCA निकालता है। ठीक है, और NTCA के बारे में जानना जरूरी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, WPA के द्वारा बनी गई है, लेकिन 2006 के अमेंडमेंट से बनी है। और ये जो बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। देन कंपोजिशन में चेयरमैन कौन होता है इसका, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और उसी का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो वाइस चेयरमैन होता है। बाकी ये रिपोर्ट बहुत डिटेल में है, इसलिए मैंने इसकी फैक्ट्स यहाँ भी इंक्लूड नहीं किए, बट यू हैव टू गो इन डिटेल इन, है ना। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे रिलेटेड टू वेरियस स्पीसीज इन करंट अफेयर, उसमें आई विल इंक्लूड दोज फैक्ट। वहाँ हम NTCA के बारे में बात नहीं करेंगे, हम स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट में क्या आया है। जैसे नंबर 1 स्टेट अगेन मध्य प्रदेश बन के निकला है, टाइगर स्टेट बन के निकला है ना। देन अगली रिपोर्ट है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल, ये निकाला है IPBES।
तो यहाँ पे IPBES के बारे में जान लीजिए। एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीएससी दे देगा इट इज एन NGO, नो इट इज एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी बट नॉट अंडर UN, और ये भी बना था 2012 में, ठीक है, और इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। इतनी चीजें आप याद रख लीजिए, और ये याद रख लीजिए कि UNEP इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है, लेकिन इट इज नॉट अ UN बॉडी। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियन, ये IUCN का वो है, इट इज IUCN रिपोर्ट। IUCN के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1948 में बना था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका और इसकी वो है, इसकी रेड लिस्ट जो निकलती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने निकाला है, और जितनी भी इंडिया में वाटर बॉडीज है उनका सेंसस किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 97% बॉडीज जो है वो रूरल एरिया में, तो बाकी जो बची अर्बन में होगी, है ना, और सबसे ज़्यादा बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, सबसे कम सिक्किम, और 78% मैन मेड है। तो ये 4-5 फैक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन इट स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट, ये निकाला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना। ये 1916 में बना था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और ये एक डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है फॉर नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन एज पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, मतलब जियोलॉजिकल का जो भी डेटा है वो ये कलेक्ट करता है। कुछ इसने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करी है, जैसे बंगाल फ्लोरिकॉन, जो हमको मेनली तराई रीजन में मिलता है, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल, और बेयर्ड पोचार्ड, है ना, ये मिलता है वेटलैंड ऑफ असम एंड मणिपुर, ठीक है। देन कमिंग टू फ्लोरा एंड फाउना डेटाबेस, की भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है, क्योंकि हमने देखा है ना, इट इज अ डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी ऑफ नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन। जो भी डेटाबेस है फ्लोरा एंड फाउना का वो ZSI निकालता है उसका डेटाबेस। देन 75% एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें इसने कहा है कि 12.4% ऑफ ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी इंडिया में है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं इंडिया में, कुछ जैसे हिमालयन कोयल, जॉर्डन कर्सर, है ना, बुगुन, लियोचिला, है ना, तो ये तीनों के आप IUCN स्टेटस याद रखेंगे। और भी कुछ है, तो ये सब आप जो है PDF के थ्रू गो थ्रू कर लें, ठीक है। देन लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, ये निकालता है WWF, और एक रिपोर्ट और निकालता है हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। तो इसमें एक इंडेक्स मेंशन होता है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, और ये बताता है किसी भी देश में किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी किसका जो स्टेटस है क्या है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इंडेक्स है ये यूज करता है CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इट्स 2011 to 2020 टारगेट, जिनको IG टारगेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो है। फिर फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, यानी एनर्जी में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कैसे हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। इसमें की फाइंडिंग में याद रखना है कि स्वीडन नंबर 1 है और इंडिया की 67th रैंक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया और सिंगापुर सिर्फ ऐसे 2 कंट्री हैं जिन्होंने प्रोग्रेस किया है इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस, तो सभी क्षेत्रों में हमने प्रोग्रेस किया है। देन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये निकालता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इसकी कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसमें एक है ब्रेक थ्रू एजेंडा 2023, जो मैं इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स के नाम में नेट जीरो आ रहा है, तो वो आप याद रखें, वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज की हैं, जैसे ये वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स एंड नेट जीरो बाय 2050, नेट जीरो रोड मैप रिपोर्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी है, पॉलिसी टूल किट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ, तो लाइफ का जो कंसेप्ट है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है, दैट्स वाई वो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी कुछ ही और रिपोर्ट्स हैं, आई रिकमेंड कि इनको आप पढ़ लें, कुछ एक एक मन में एक वो रखें, एक इम्प्रेशन रखें कि अगर ऑप्शन आए तो आप उसको देख के पहचान जाए, अदरवाइज
सारी रिपोर्ट्स याद करना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको एक ही ब्लॉक में दे रखा है, ठीक है। और आपने PT 365 पढ़ेंगे तो उसने भी एक ही ब्लॉक में दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो अलग से दे रखी है। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानना यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये OECD फ्रेमवर्क में काम करता है। OECD ग्रुप एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1964 में बना था और इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, ये याद रखना है। और इस ग्रुप यानी इस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कंट्री शुड बी OECD मेंबर along with the capacity to hold crude reserve for 90 days of the previous year imports, ठीक है। तो ये एक अजीब सा, या कह लीजिए कि जिस कंटेक्स्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था जब एनर्जी क्राइसिस चल रहा था 1974 में, तो उस कंटेक्स्ट में हर देश के लिए क्रूड ऑयल की रिजर्व रखना इम्पोर्टेंट था, और तब इसलिए ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। फिर आ जाइए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, ये एरेना या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी निकालती है, ठीक है। इसको 2009 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है। अब ये याद रखना है कि हमने ऊपर देखा था, वो देखा था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, वो निकाल रहा था WEF, लेकिन वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक एरेना निकाल रहा है, ठीक है। सिमिलरली ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ये एरेना निकाल रहा है। ट्रैकिंग SDG 7, ये भी एरेना निकाल रहा है, ठीक है। कमिंग टू FAO, ठीक है, FAO का हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी ऊपर देखी थी, क्या नाम था उस रिपोर्ट का, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। देखिए सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म आर इम्पोर्टेंट because they adversely affect our agriculture production, जो हमने देखा ना सैंड ब्लास्टिंग, इसलिए इसको FAO निकाल रहे हैं। तो हमें समझना होगा, अगर हम इस तरीके के लॉजिक पहले से ही समझ लेंगे तो एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो FAO की कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में आपको मैं बताऊँ तो एक ही सोफा रिपोर्ट जो होती है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन स्टेटस ऑफ विमेन इन एग्री फूड सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। फिर और भी ये 2-3 रिपोर्ट है, सो गो थ्रू देम। देन 45 में FAO बना था, रोम में हेडक्वार्टर्ड है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और इसमें इंडिया भी है, ठीक है। देन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। और CDRI क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसको जो लॉन्च किया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में लॉन्च किया, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें 31 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो UPSC बोल सकता है ओनली कंट्रीज कैन बी द मेंबर ऑफ CDRI, सो ऐसा नहीं है। देन ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर, तो ये निकाला है हमारा UNDRR ने। अब आपने देखा होगा हमने ऊपर एक इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट देखी थी, है ना, दैट वाज बाय UN यूनिवर्सिटी, इट वाज लाइक समथिंग UN यूनिवर्सिटी, है ना। और ये जो रिपोर्ट है दिस इज बाय UNDRR, जो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1999 में। और इसी के अंतर्गत सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो है सेंडाई फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज कंट्रीब्यूटिंग स्टेक होल्डर्स। फिर एक रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन DRR, तो ये भी UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ही निकालता है, जिसमें ये याद रखना है कि इसने एक इंडिया की जो हीट एक्शन प्लान है उसको वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस बोला है, ठीक है। तो देखिए इस पूरी लिस्ट को बनाने का इम्पोर्टेंट वो है कि हम PT 365 को एक अलग एंगल से देखें, ना कि जो टॉपिक्स इस तरीके से विजन ने दी है वैसे, बल्कि जो थीम्स है UPSC की उस तरीके से। तो जब आप थीम्स निकालेंगे तो क्या क्या आता है, कभी आप प्रीवियस ईयर देखिए,
रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स में आजकल ट्रेंड ये हो गया कि रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं पूछता, रिपोर्ट से रिलेटेड कंसेप्ट ये ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। दूसरा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट, ठीक है। फिर आजकल वो एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स न्यूज़ में उनके बारे में वो एक थीम बनती है। फिर पोल्यूशन बहुत हॉट टॉपिक है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड जैसे एयर पोल्यूशन, ओशियन पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन और जो है वाटर पोल्यूशन, इनसे रिलेटेड एक टॉपिक उसका जो थीम है इम्पोर्टेंट वो वेटलैंड्स है। एक इम्पोर्टेंट है कोरल रीफ्स और एक है मैंग्रोव्स। तो हम इन थीम्स वाइज अगर पढ़ेंगे तो लेट मी टेल यू, आपका जो एब्जॉर्ब करना होगा नॉलेज को वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड आप कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम टाइम में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, I will come up with other themes also. So please mention in the comment, and if you want any improvement, please let me know. Thank you.